आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल पैनल सिस्टम के बारे में। जैसे कि हम इस टाइम मौजूद हैं इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में, इसको हम एलटी रूम भी बोलते हैं। किसी भी कंपनी में या किसी भी बिल्डिंग में, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, या किसी भी पर्पज के लिए बनाई गई एक बड़ी बिल्डिंग हो, तो उस टाइप की बिल्डिंग्स में हम इस टाइप के इलेक्ट्रिकल पैनल्स का यूज़ करते हैं। इन पैनल्स के थ्रू हम जो हमारी पावर सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, उसको हम फ्लोर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या अलग अलग कैटेगरी वाइज हम यहाँ से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम बिल्डिंग में ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, जब वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाती है तो उसके आउटपुट पे हम पहले ही कुछ केबल्स कनेक्ट कर लेते हैं और उन केबल्स को हम एलटी पैनल रूम तक लेके आते हैं। उन केबल्स को एलटी पैनल रूम तक लाने के लिए हम इस टाइप के केबल ट्रे का यूज करते हैं। ये जो केबल ट्रे होती हैं ये काफ़ी हैवी लोड को बियर करने के लिए बनाई जाती हैं। ये जीआई की बनी होती हैं। इनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इनको जीआई में बनाने का पर्पज़ हमारा ये होता है कि हम इनकी लाइफ को इंक्रीज कर सकें, ताकि इन पे किसी प्रकार का जंग या रस्ट ये न पकड़े। उसके लिए हम इनको जीआई में इंस्टॉल करते हैं। हम इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में कुछ अलग अलग टाइप के पैनल्स यूज करते हैं, जिनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक आरटीसीसी कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। ये जो आरटीसीसी कंट्रोल पैनल होता है, इसका काम ये है कि ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल इसको बोलते हैं। मान लीजिए हमारे ट्रांसफार्मर के पास जो वोल्टेज आई है वो हमारी डिजायर्ड वोल्टेज से कम है या ज़्यादा है। मान लीजिए हमें बिल्डिंग में 420 वोल्ट चाहिए और ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज बना पा रहा है 410 वोल्ट, तो उस केस में हमारा ये आरटीसीसी कंट्रोल पैनल एक्टिव हो जाता है। इसको हम ऑटो और मैनुअल दोनों कंडीशंस पे यूज करते हैं। अगर इस टाइम हमने ये ऑटो पे सेट किया हुआ है और हमने हमारी यहाँ पे एक्सपेक्टेड वोल्टेज जो रखी है वो 401 और 402 के आसपास हमने रखा हुआ है इसको, तो ये यहाँ पे मेंटेन है। मान लीजिए हमारी वोल्टेज 410 आ जाती है एकदम से, तो उस केस में ये आरटीसीसी कंट्रोल पैनल उसको ऑटोमेटिकली 402 या 401 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और मान लीजिए वोल्टेज हमारी कम हो जाती है, 395 वोल्ट हो जाती है, तो उस केस में भी ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और अपने आप ही उसको रेगुलेट कराना शुरू कर देगा। और मान लीजिए अगर हमारा ऑटो का जो भी ये स्विच है, जो सेलेक्टर स्विच है, वो काम नहीं करता, या ये हमारा आरटीसीसी ऑटो में काम करना बंद कर देता है, या ये रिले काम करना बंद कर देती है, तो उस केस में हम इसको मैनुअल पे सेलेक्ट करेंगे और फिर जो ये हमें स्विच दिखाई दे रहे हैं लोअर करने का और राइज करने का, हम इसको मैनुअली यहाँ से वोल्टेज को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लोअर कर सकते हैं, यहाँ से राइज कर सकते हैं, डिजायर्ड जो भी हमें वोल्टेज चाहिए। और वो जो डिजायर्ड वोल्टेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये डिस्प्ले जो दिखाई गई है, ये रिले भी होती है और डिस्प्ले का भी काम करती है। ये कंबाइन काम करती है दोनों चीज़ों का। तो यहाँ से आप वोल्टेज को देख के वोल्टेज को मेंटेन रख सकते हैं। जो ये हमारा इंडिकेटर दिखाई दे रहा है आपको, ये सप्लाई का इंडिकेटर होता है। इसका मतलब होता है कि जो पावर हाउस की तरफ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड की गई है वो हमारे यहाँ तक इलेक्ट्रिकल पैनल रूम तक पहुँच चुकी है। इस आरटीसीसी कंट्रोल पैनल के बाद हम जो अगला नेक्स्ट पैनल यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर पैनल होता है। इस कैपेसिटर पैनल की कैपेसिटी kVAR में नोट की जाती है। आरटीसीसी कंट्रोल पैनल के बाद हमने जो नेक्स्ट पैनल यूज किया है वो कैपेसिटर पैनल है। किसी भी बिल्डिंग में जो टोटल लोड होता है उस लोड के अकॉर्डिंग ही कैपेसिटर पैनल को डिजाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 400 kVAR का कैपेसिटर पैनल यूज किया है। इसको यूज करने का पर्पज ये होता है कि जो हमारी बिल्डिंग की वोल्टेज है उसको बूस्ट किया जा सके और हमारा पावर फैक्टर मेंटेन किया जा सके। क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो हमारी बिल्डिंग का बिल जो इलेक्ट्रिसिटी का आएगा उस बिल में कुछ हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है।
तो हमारा बिल बिजली का कम आए, और जितने भी हमारे बिल्डिंग में इक्विपमेंट्स लगे होते हैं या इंडक्टिव लोड लगे होते हैं, कोई भी मोटर लगी होती है, वो सभी इक्विपमेंट्स अपनी 100% एफिशिएंसी या ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सके, उसके लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं। इस पैनल में हम एक रिले लगाते हैं। ये रिले APFC इसको बोला जाता है, ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल पैनल रिले। तो उसको हम प्रोग्राम करते हैं, और उसको प्रोग्राम इस तरीके से किया जाता है कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो मेंटेन रहे 1 के पास, यूनिटी 1, या फिर 0.99 के आसपास वो मेंटेन रहे। जो हमने इस पैनल में एक यहाँ पे MCCB यूज की हुई है। इस MCCB का पर्पज़ होता है कि हमारे पूरे इस पैनल को यहाँ से हम उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, चाहे ऑन कर सके या ऑफ कर सके। मान लीजिए हमने कभी इस पे काम करना होता है और हमें इसकी फिर पावर सप्लाई ऑफ करनी होती है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको ऑन ऑफ करने के लिए सप्लाई को यहाँ पे MCCB मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। इसमें एक एम्पेयर मीटर लगा होता है जो कि पूरे पैनल का लोड यहाँ पे शो करता है कि कितना लोड वहाँ पे चल रहा है। और जो फिर हमने ये जो इसके सब पैनल हैं, इन पैनल्स में सिलेक्टर स्विच के साथ हम यूज़ करते हैं हैवी ड्यूटी कैपेसिटर कॉन्टैक्टर्स। इनके लिए हम एक MCB यूज करते हैं 3 पोल की। यहाँ पे MCB लगाई गई है, TPN हम इसको बोलते हैं। तो इसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, लोड ज़्यादा लेते हैं, तो उस केस में MCB ट्रिप हो जाए। कैपेसिटर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके बैक साइड में यूज किया गया है। यहाँ पे इस टाइप की जो कैपेसिटर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। इनकी कैपेसिटी kVAR में नोट की जाती है। कैपेसिटर के लिए सिंगल अलग से कॉन्टैक्टर यूज किया जाता है ताकि उसको इंडिविजुअली ऑन किया जा सके और ऑफ किया जा सके। तो उसके बाद इस पैनल में जो हम ये देखते हैं, बस बार का हमारा एक अलग से पोर्शन होता है। इसके अंदर बस बार होती है। यहाँ पे हम डेंजर का साइन भी लगाते हैं कि इसको आप नॉर्मल विदाउट किसी सेफ्टी के न छुएं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको करंट के थ्रू आप टच हो सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बस बार्स यूज की जाती हैं, इलेक्ट्रिकल बस बार्स होती हैं। जो भी हमारा टोटल लोड होता है वो इन पे चल रहा होता है। इनको हैवी कैपेसिटी लोड बियर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और ये हर फेज के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट में रेड है, उसके बाद फिर येलो और उसके बाद फिर ब्लू है। अलग अलग फेज के लिए अलग अलग बस बार का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, पूरा LT रूम होता है। यहाँ पे 440 वोल्टेज हमेशा इन पैनल्स के अंदर मौजूद होती है, अलग अलग रूप में। तो वहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए, सावधानी से किसी भी चीज़ को टच करना चाहिए। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सावधानी के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल मैट्स का भी यूज किया जाता है। ये कोई नॉर्मल मैट्स नहीं होते, ये हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल मैट्स होते हैं। इनकी कैपेसिटी वोल्टेज के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। मान लीजिए हमारा ये पैनल जो 440 वोल्ट का डेंजर इस पे साइन भी लगाया हुआ है जैसे कि, तो इस पैनल के आसपास हम 1100 वोल्ट तक की कैपेसिटी को झेलने के लिए इलेक्ट्रिकल मैट्स यूज करते हैं। अगर हम इन पे खड़े होके पैनल को टच करते हैं तो उस केस में हमें करंट लगने की संभावना काफ़ी कम रहती है। अगर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल्स में मैट्स नहीं यूज किए हैं तो आप वहाँ पे सेफ्टी शूज़ पहन के ही किसी भी पैनल को टच करें। बाद जो हम देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे फ्रंट में हमने एक मेन पैनल यूज किया है। इस मेन पैनल में हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो बिल्डिंग के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले जो हमारी इलेक्ट्रिकल की मेन सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर के थ्रू, वो जो सप्लाई होती है वो हमारी मेन इनकमर में आती है। उसको हम नाम देते हैं मेन ट्रांसफार्मर इनकमर ब्रेकर। तो यहाँ पे इस ब्रेकर पे वो सप्लाई आती है। इसकी कैपेसिटी ट्रांसफार्मर के हिसाब से ही डिज़ाइन की जाती है। अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग हिसाब से डिज़ाइन की जाती है।
तो एसीबी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी अलग से बनाई हुई है कि एसीबी के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और एसीबी को ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है, क्या क्या उसको सावधानी बरतनी चाहिए उसको ऑन ऑफ करने के लिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इनकमर ब्रेकर जो लगा हुआ है, उस ब्रेकर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ हम कंट्रोलिंग वर्क करते हैं। इस पे कुछ एमसीबी यूज की जाती हैं, हम एक कॉन्टैक्टर यूज करते हैं ये, और जो हम इस पे एक मल्टी फंक्शन मीटर भी यूज करते हैं जिसमें हम हर तरह की रीडिंग देख सकते हैं, जैसे कि KWH, टोटल बिल्डिंग में जितनी भी सप्लाई हमारी यूज हुई है इसके थ्रू, वो सारा KWH रीडिंग्स उसकी यहाँ पे आ जाएंगी। कितना एम्पेयर किस टाइम चल रहा होता है वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। पावर फैक्टर क्या कितना चल रहा है वो चीज़ें हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे, कितना किलोवाट आवर हमारा लोड चल रहा है वो हम इस मल्टी फंक्शन मीटर में देख सकते हैं। क्या एम्पेयर चल रहा है करंट टाइम में वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 143 के आसपास हमारा एम्पेयर लोड चल रहा है और कितने वाट चल रहे हैं मान लीजिए, और हमारा पावर फैक्टर बिल्डिंग में क्या चल रहा है इस टाइम, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ से हम अलग अलग जो भी हमने कुछ पैरामीटर इसमें होते हैं सभी पैरामीटर्स को हम यहाँ से अलग अलग भी इंडिविजुअली देख सकते हैं। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये सिलेक्टर स्विच होता है, इस पे लिखा होता है ऑटो और मैनुअल। इस सिलेक्टर स्विच का काम होता है, अगर हम इसको ऑटो में रखते हैं तो उस केस में मान लीजिए हमारी पावर की सप्लाई बिल्डिंग की जब भी फेल होगी तो उस केस में ऑटोमेटिकली ये कमांड दे देता है जेन सेट को, डीजी सेट को, जनरेटर को ऑन कराने के लिए कमांड दे देता है और डीजी सेट फिर यहाँ से कमांड लेके ऑन होता है और ऑन होने के बाद वो सेंस करता है कि हमारा ब्रेकर ऑफ है, जो मेन ब्रेकर ऑफ है। अगर वो ऑफ है तो फिर हमारा यहाँ पे ये डीजी का जो ब्रेकर लगा हुआ है इस ब्रेकर को ऑन की कमांड देता है और ये ऑन हो जाता है और बिल्डिंग में फिर जनरेटर की सप्लाई फ्लो करना शुरू कर देती है। ये उस केस में होता है जब हमारी मेन सप्लाई एब्सेंट होती है, जब हमारा मेन फीडर जो है सब पावर सप्लाई का वो डाउन होता है, उस केस में ही हमारा जेन सेट का ब्रेकर ऑन होता है। बिल्डिंग में कितने ट्रांसफॉर्मर्स लगे हैं और कितने डीजी सेट लगे हैं उसके हिसाब से ही हम ब्रेकर्स यूज करते हैं। यहाँ पे हमने 4 ब्रेकर्स को यूज किया है। हमारे यहाँ पे 2 डीजी सेट के लिए ब्रेकर लगाए गए हैं और एक हमारा ट्रांसफॉर्मर के लिए ब्रेकर लगाया गया है और एक हमने बस कपलर के लिए यहाँ पे यूज किया है। दोस्तों बस कपलर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी इलेक्ट्रिकल पैनल में, उसके बारे में मैं एक अलग से भी आपको वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको वहां से भी जान पाएंगे क्योंकि एक बड़ा टॉपिक होने वाला है। बस कपलर का मेन काम ये होता है कि वो हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर हम उसको ऑफ रखते हैं तो ऑफ कंडीशन में वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और उस केस में हम 2 पावर सप्लाई सोर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर पे मान लीजिए कि लोड ज़्यादा हो गया है और हमें उस केस में जनरेटर भी यूज करना है ताकि हमारा लोड हम पूरे तरीके से सही तरीके से चला सकें, तो उस केस में हम इस बस कपलर को ऑफ करते हैं। बस कपलर ऑफ करने के बाद हम एक साइड हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका ब्रेकर ऑन रखते हैं और दूसरी साइड फिर हम हमारा डीजी का जो दूसरा ब्रेकर है उसको ऑन करते हैं डीजी चला के। तो उस केस में हमारा बस कपलर से जो इधर का पोर्शन है वो अलग हो जाता है मेन पावर सप्लाई से। तो अलग होने के बाद हम यहाँ पे दोनों पावर सप्लाई सोर्स को अलग अलग यूज कर सकते हैं। अगर हमें जेनसेट को बंद करना है और वो जो मेन लोड भी फिर एक ही सोर्स से चलाना है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो चाहे वो डीजी हो, तो मान लीजिए ट्रांसफार्मर से आपको चलाना है तो उस केस में हम मेन जो हमारा डीजी का ब्रेकर है उसको ऑफ करेंगे और सप्लाई डीजी की बंद करेंगे, डीजी को भी ऑफ करेंगे और उसके बाद हम बस कपलर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो हमारे इधर ट्रांसफार्मर की सप्लाई चल रही थी वो इधर रेगुलेट हो जाएगी, इधर भी चलती रहेगी और हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल पैनल फिर एक सोर्स से हो जाएगा।
तो बस कपलर का काम हम सप्लाई को जोड़ने के लिए और सप्लाई को बीच में हटाने के लिए दो तरीके से यूज करते हैं। ये जो बस कपलर का ब्रेकर है, इस ब्रेकर के पास हमने सारी सेटिंग्स की होती हैं ताकि हमारी दो सप्लाई के सोर्स आपस में ना भिड़ पाए और कोई डैमेज ना हो पाए। यहाँ पे ये वोल्टेज के लिए मीटर लगाया होता है, वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पे ये एम्पेयर के लिए, टोटल एम्पेयर के लिए मीटर लगाया जाता है कि कितना एम्पेयर लोड यहाँ पे चलेगा। और जो ये हाईटेक का हमने यहाँ पे डिस्प्ले लगाया है, ECR 19A इसका मॉडल नंबर है। इसको ऑटो मैनुअली वर्क कराने के लिए हमने यूज किया है। इसके अंदर हम टाइम डिले सेटिंग्स यूज करते हैं कि इस पावर सप्लाई जाने के बाद कितनी देर में हमने जनरेटर को चलाना है और फिर पावर सप्लाई आने के बाद कितनी देर में उस जनरेटर को बंद करवाना है। वो सारी चीज़ें हम इसमें प्रोग्राम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर ये अपना काम करता है। ये जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पैनल सिस्टम है, इसकी सर्विस हमने की थी, यूनिवर्सल पावर ने 8/12/2020 में की थी और फिर इसकी ड्यू सर्विस होती है 7/12/2021 को, यानी कि 1 साल का टाइम इसमें होता है कि 1 साल बाद इसको दोबारा से सर्विस करना होता है ताकि इसके कंटिन्यूस फ्लो में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम न आए। इन ब्रेकर्स के बाद फिर हम पावर सप्लाई को अलग अलग डिवाइड करते हैं इन MCCB ब्रेकर्स के थ्रू। ये हर एक एरिया के लिए अलग अलग हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ताकि इंडिविजुअली हम सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये मेन UPS इसको नाम दिया है क्योंकि बिल्डिंग में जो भी एक UPS लगा होगा तो उसके लिए हमने पावर सप्लाई पहुँचाने के लिए 250 एम्पेयर की MCCB यूज की है। फिर हमने यहाँ पे PDB 8 बेसमेंट यहाँ पे लिखा है 160 एम्पेयर MCCB। इसका मतलब है जो भी बेसमेंट की टोटल पावर सप्लाई है वो हमने यहाँ से डिवाइड की है, 160 एम्पेयर तक वो लोड झेल सकती है। फिर हम इधर देख सकते हैं फायर पैनल, जो बिल्डिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फायर पैनल को हमने यहाँ से पावर सप्लाई दी है 250 एम्पेयर की MCCB। जो जितने भी हमारे फायर पंप रूम में पंप्स लगे हैं उन पंप्स की लोड की कैपेसिटी को कैलकुलेट करके हमने इसको डिज़ाइन किया होता है और तभी फिर हम इसको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाते हैं ताकि कोई भी पंप अगर चलता है तो वो एक प्रॉपर कैपेसिटी के साथ चले और उसको लोड के हिसाब से कोई भी दिक्कत न हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं PDB लैब हमने इसको नाम दिया है। हमारे यहाँ पे कोई लैब है तो उस लैब को भी हमने देखा है कि वहाँ पे कितने लोड की आवश्यकता होती है। हम लोड से थोड़ा सा ऊपर ही लेते हैं, जो भी टोटल लोड होता है उसकी कैपेसिटी से थोड़ा सा कैपेसिटी हम ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं PDB 1 ग्राउंड फ्लोर, जो भी हमारा टोटल ग्राउंड फ्लोर का लोड है उसके लिए हमने 100 एम्पेयर का यहाँ पे MCCB ब्रेकर यूज किया है। 100 एम्पेयर आप सोच रहे होंगे कि हमने PDB लैब के लिए 160 एम्पेयर यूज किया था और यहाँ पे हमने 100 एम्पेयर यूज कर लिया। तो इसका ये पर्पज़ है क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर है उस पर हमने सिर्फ कैफेटेरिया ही यूज किया हुआ है। कैफेटेरिया में हमें लगभग इतने ही लोड की आवश्यकता है तो हमने उस हिसाब से इसको कैटेगराइज्ड किया है। फिर हमने जो PDB 3 सेकेंड फ्लोर यहाँ पे दिया है 100 एम्पेयर MCCB, वो भी हमने इसी तरीके से लोड को कनेक्ट करके कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। इस तरह से इन MCCBs के थ्रू अलग अलग फ्लोर्स पे हम पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अलग अलग एरिया में, बिल्डिंग के किसी भी एरिया में लोड के अकॉर्डिंग यहीं से सारी पावर सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बिल्डिंग में कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल फ्लो को मेंटेन करते हैं। और तो दोस्तों, हम यहीं से इस इलेक्ट्रिकल पैनल से कंप्लीट बिल्डिंग में पावर सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारी बिल्डिंग में किसी भी तरीके का कोई फायर हैज़ार्ड ना हो या किसी भी तरीके का करंट लगने से कोई इंसिडेंट ना हो। उन सारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम इन इलेक्ट्रिकल पैनल्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप देख पाएँ। शुक्रिया दोस्तों।